The Voice Vista Podcast, venture by Pooja Prasoon. The Voice Vista presents podcast Voices of Passion, जे आहे एक कॅन्डिड अर्थात वन टेक अनएडिटेड पॉडकास्ट. सुग्रास भोजन म्हणजेच खाण्यावर मनापासून प्रेम करणारे, सेवाभाव आणि आदरातिथ्य हे गुण ज्यांच्या अंगी ठासून भरले आहेत असे भगत ताराचंद नाशिकचे ओनर आणि चार्टर्ड अकाउंटंट आशिष त्रिवेदी हे आपले आजचे गेस्ट आपल्या सोबत असणार आहेत. फूड लव्हर आशिष यांनी त्यांच्या पॅशनलाच त्यांचा बिझनेस म्हणून स्वीकारलं आणि सुप्रसिद्ध भगत ताराचंद नाशिक हे हॉटेल त्यांनी सुरू केलं. आपली आवड आपल्यासाठी अनपेक्षित संधी निर्माण करू शकते याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे आशिष यांचा व्यावसायिक प्रवास. ज्याप्रमाणे सात्विक उत्तम भोजन शरीराला पोषण देतं, त्याचप्रमाणे आपले छंद आवड आपल्याला समाधान देत असतात. So stay tuned and dive into the podcast to hear how passion shapes his life and career. नमस्कार, व्हॉइस ऑफ पॅशन आपण शो सुरू करतो आहोत आणि जो आपल्यापर्यंत घेऊन आलेला आहे व्हॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून. तो चलिए शुरू करते हैं आज का शो कि पैशन से प्रोफेशन तक एक सफर कैसे होता है. और बहुत लोग ऐसे होते हैं कि उनका पैशन कुछ और होता है लेकिन प्रोफेशन कुछ और हो जाता है. लेकिन ऐसे भी कुछ लोग होते हैं कि जो अपना पैशन इतना फॉलो करते हैं कि वही बाद में उनका प्रोफेशन हो जाता है. तो चलिए आज जो गेस्ट हमारे बीच में हम जिनको बुला रहे हैं, जिनसे हम लोग बात करेंगे, तो उन्हें पहले आमंत्रित करते हैं. उनका नाम है सीए आशीष त्रिवेदी. तो सर प्लीज वेलकम. थैंक यू. हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. आशीष त्रिवेदी सर आए है और सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका. जैसे कि मैंने पहले कहा, तो हम बात करते हैं कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं. नंबर गेम जो होता है ये इन लोगों के पास होता है, सबसे बड़ा नंबर गेम. आप डॉक्टर से कुछ नहीं छुपा सकते, आप लॉयर से कुछ नहीं छुपा सकते. वैसे ही तीसरा टर्म है कि आप इनसे कुछ नहीं छुपा सकते. नंबर जो है इनमें ये माहिर होते हैं. तो सर ये जो सीए का जो प्रोफेशन है, तो इसमें आपका इंटरेस्ट कैसे जागा? मेरा इंटरेस्ट कहाँ से जागा तो मीन्स मेरे पापा यूजुअली रिटर्न फाइल करते थे. मैं बेसिकली दुलिया से हूँ. हाँ. तो दुलिया में वो उनके सीए के पास ईयरली रिटर्न फाइल करने जाते थे. और आज भी वही ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी क्लाइंट सीए के पास में लास्ट डे पे ही जाता है. तो आज भी वही ट्रेंड चल रहा है, कुछ चेंज नहीं हुआ इसमें. तो मेरे पापा यूजुअली जाते थे सीए के पास और वो लास्ट डे पे जाते थे. लास्ट डे पे जाते थे तो बहुत सारा भीड़ रहता था उनके पास. और भीड़ देख के वो बोलते थे कि मेरा काम है यार, वो 5 मिनट करते हैं और मेरे से इतना अच्छा फीस दे देते हैं, मतलब उनका कमाई अच्छा होगा. बराबर है. उन्होंने मुझे एट द एज ऑफ 14 या 15 मुझे आके एक दिन घर पे ऐसे बोला कि आशीष तो है ना सीए करना, सीए बहुत अच्छा है. और मैथ्स मेरा बचपन से ही अच्छा था. मीन्स भले मैं एवरेज स्टूडेंट था लेकिन मैथ्स में मैं पक्का था. तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना फिर सीए से हम करियर सिलेक्ट करें. फिर उसका जर्नी ऐसा था कि बाय 10th 11th स्टैंडर्ड तक आई वाज कंफर्म कि मुझे सीए ही करना है. क्योंकि मुझे बताया गया कि 11th में आपको मैथ्स लेना पड़ेगा तो ही आप सीए कर पाओगे. तो मैंने 11th में मैथ्स लिया. 11th में एवरेज स्टूडेंट था इसलिए 11th में कुछ मुझे थोड़े से मार्क्स लेके पास कराया मैथ्स में. फिर 12th में थोड़ा सा मैं डिस्करेज हो गया, डिमोटिवेट हो गया. फिर मैंने मैथ्स छोड़ दिया. फिर मैथ्स छोड़ने के साथ में फिर जैसे मेरे को पता था कि मैथ्स है इसलिए सीए कर सकते हो, तो फिर मैंने सोचा मैथ्स छोड़ दिया कभी सीए तो नहीं कर सकते अपन. तो 12th में मेरा करियर मैंने चेंज कर दिया. तो मैं गया कि अभी मैं एमबीए फाइनेंस करूंगा. एमबीए फाइनेंस. फिर 12th एग्जाम पास, ये 12th एग्जाम दी. 12th के वैकेशंस में मैं एक सीए के पास में ज्वाइन किया दुनिया में. तो उधर एक सीए मिले मुझे जो मुझे बोले कि अब तू सीए क्यों नहीं करता. तो मैंने बोला सर मेरा 11th में मैथ्स में अच्छा नहीं था, 12th में मैंने मैथ्स छोड़ दिया तो इसलिए मैं सीए नहीं कर सकता. तो उन्होंने बोला ऐसा देखो किसने बोला कि 12th मैथ्स छोड़ दिया तो सीए नहीं कर दिया. तो सर मेरे को तो यही अंडरस्टैंडिंग है कि शायद मैथ्स लगता है कंपल्सरी, ऐसा कुछ नहीं रहता है. और फिर मैंने वापस डिसाइड किया कि अभी तो अपन सीए ही करेंगे. फिर मैं पोस्ट 12th मेरा 12th पास होने के बाद में मैं नासिक शिफ्ट हुआ और नासिक में फिर मैंने मेरा सीए करियर का पढ़ाई स्टार्ट किया. लेकिन मेरा जो बैकबोन था सीए करने के लिए, जो मेरी ग्रैंड माँ, जो मेरी मम्मी की मम्मी नानी, उन्होंने मेरे लिए नासिक लाया. क्योंकि आई बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली ऑफ दुलिया की. वो वहाँ पे हम फाइनेंशियली भी सोच सकते थे कि कभी सीए करेगा और इधर आएंगे. तो उन्होंने मुझे पूरा पढ़ाया नासिक में लाके और उन्हीं की वजह से मैं आज सीए बना. सर लेकिन सीए में हमने बहुत सुना है कि बहुत मतलब मेरे काफी दोस्त हैं
कि क्या चल रहा है भाई, हाँ सीए की तैयारी चल रही है, और 4 साल बाद 5 साल बाद भी उनकी तैयारी, क्योंकि वो जल्दी पास नहीं होते, बहुत टफ एग्जाम रहता है आपका। तो ये सब आपने कैसे मैनेज किया? पढ़ाई मेन तो हार्डवर्क रहता है। सीए के अंदर मैंने आज तक देखा है की म्हणजे जे आपण म्हणतो ना की हुशारी फक्त कामाच येते, तर सीए में बघितलं की हुशारी कामाच नाही, सीए मध्ये माणूस हार्डवर्कर पण लागतो। अगर आप हार्डवर्कर होगे तो आप लास्ट तक पहुंच पाओगे। मैंने बहुत से देखे, मीन्स मेरा जो फर्स्ट ईयर का बैच था, हम 48 बच्चे थे, और उसमें से सीए मेरे ख्याल से हार्डली अभी 24-25 हो गए होंगे, बाकी सबने छोड़ दिया। तो मतलब बीच में ही वो ड्रॉप कर देते, क्योंकि उनको हार्डवर्क करने का या फिर पेशेंस नहीं रहते हैं। हमारे सीए में पेशेंस बहुत जरूरी रहता है। मैंने टोटल 8 साल दिए मेरे पढ़ाई के, 8 इयर्स। 2004 में मैंने करियर पढ़ाई स्टार्ट की थी, 2012 में मैं सीए पास आउट हुआ, तो मैंने 8 साल दिए। तो मैंने कभी भी ऐसा सोचा नहीं कि मैं अभी छोड़ दूंगा, आखिर तक मैं लड़ता रहा। और सीए, जैसे आप बोले कि सीए की पढ़ाई जैसे बोला चल रहा है, तो सीए की पढ़ाई सीए होने के बाद भी चलती रहती है कंटिन्यूअस। इवन आज भी हमको थोड़ा सा पढ़ाई करना ही पड़ता है। कोई भी क्लाइंट का कोई भी केस आता है तो हमको पहले पढ़ाई करना पड़ता है, और फिर और बीच में वो अपडेट्स आ जाते हैं। हमारा एक्ट ऐसा है कि हर 6 महीने में चेंज होता है, तो उनको पढ़ाई करना ही पड़ती है। हमेशा वो कंसंट्रेट करना और वो कंटिन्यू कि हाँ इनमें ऐसा नहीं है, ये सब देखना, और ये पूरा ऑफिस संभालना। और ऐसा नहीं है कि आपके मतलब कुछ लिमिटेड ही रहता है, आपके इतने सारे अलग अलग फील्ड से आपके क्लाइंट्स रहते हैं, तो सबको मैनेज करना बहुत करना ही पड़ता है। और वो है, मैं वही बोला ना कि हम कंटिन्यूअस स्टडी फेज में रहते हैं। हम कभी ऐसा नहीं बोल सकते कि अभी हम पूरे सीए हो गए और अभी हम जो भी बोलेंगे आप सामने से क्वेश्चन आएगा आंसर दे देंगे, कभी नहीं होता है। मीन्स मेरे जो सीनियर पार्टनर है उनको भी मैं देखता हूँ कि वो भी बहुत सारा स्टडी करते हैं। अभी भी सुबह 8:30 बजे ऑफिस में आते हैं, जो स्टडी करना पड़ता है कंपल्सरी, और रात को 11 बजे ऑफिस से बाहर। तो ये मैंने देखा है कि बहुत मीन्स सीए का स्टडी कंटिन्यूअस है। ये कभी नहीं होता है कि मैं पूरा स्टडी हो गया, सीए का अभी मैं हो गया पूरा नॉलेज, ऐसा कभी नहीं होता है। सर अब ये बताइए कि जैसे कि मैंने पहले बोला कि सर सीए है, आशीष सर, तो सर सीए का काम कर रहे थे, लेकिन बीच में ही एक ट्विस्ट आ गया कि जिसकी वजह से वो उन्होंने प्रोफेशन तो सीए रखा ही, लेकिन और एक प्रोफेशन अपने साथ जोड़ लिया, क्योंकि सर आ गए फूड इंडस्ट्री में। और ऐसे वैसे नहीं, उन्होंने भगत ताराचंद का जो फ्रेंचाइजी है तो वो मुंबई से अपने नासिक में शिफ्ट कर दिया। सर ये कैसे हो गया, मतलब एकदम से फूड इंडस्ट्री? एक्चुअली फूड इंडस्ट्री ऐसा है कि मैं जैसे मैं बोला कि मेरा फैमिली दुबई से बिलोंग करता था, तो और लोअर मिडिल क्लास में था, तो हमने एक मेस का बिजनेस स्टार्ट किया था। तो मेस के बिजनेस में मेरी मम्मी और पापा दिन भर बिजनेस वही मेस के जो काम में रहते थे। तो एक खाना खिलाने के बाद, किसी को खाना खिलाने के बाद, भले ही वो पैसा देके आप खिलाओ, लेकिन खाना खिलाने के बाद में जो सेटिस्फेक्शन लोगों को देता है ना, जब अच्छा क्वालिटी खिलाने के बाद जो सेटिस्फेक्शन लोगों के चेहरे पे रहता है, तो वो हमेशा मुझे लगता था कि नहीं यार, ऐसा कुछ तो होना चाहिए कि अपने लोगों को खुश करना चाहिए, अपने खाने से बोलो या फिर कोई भी चीज से, अपने कोई भी एक काम से। और तब से मेरा पैशन था कि फूड इंडस्ट्री में जाना ही जाना है। और आप भगत ताराचंद की बात करोगे तो भगत ताराचंद में प्योर वेजिटेरियन रहने के कारण मैं जब भी पुणे मुंबई जाता था, ट्रैवल करता था कुछ ऑडिट के लिए या कोई भी काम के लिए, तो मैं सिर्फ भगत ताराचंद में ही खाना खाता था। और भगत ताराचंद में जब खाता था तभी मैं मेरे दोस्तों को बोलता भी था कि अगर मैं गलती से कभी फूड इंडस्ट्री में गया तो मैं भगत ताराचंद का ही फर्स्ट फ्रेंचाइजी नासिक में डालूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं डालूंगा। और वही मैंने आज 10 साल के बाद भी पूरा किया। तो ये अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट हुई, मतलब ये क्योंकि मेरे ख्याल से वो ज्यादा फ्रेंचाइजी वो देते नहीं, कोई देते कोई नहीं देते। तो अपॉर्चुनिटी ऐसा था कि हमारा जस्ट लास्ट ईयर का सीजन खत्म हुआ था। सीजन खत्म होकर मैं और मेरा जो पार्टनर है उसमें रोहन है, हम बैठे थे डिस्कशन करते, तो उसको भी एक क्रेज था कि होटल इंडस्ट्री में कुछ तो भी करना चाहिए। तो हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि होटल डालना है ऐसा। तो फिर हमने डिसाइड किया कि क्या करना है। तो मैंने उसको बोला कि एक काम करते हैं, भगत ताराचंद के बारे में सोचते हैं। तू सोच, भगत ताराचंद प्योर वेज अगर अपन नासिक में लाते हैं तो वेज के बहुत क्रेजी लोग और बहुत फूडी हो गए अभी लोग, तो मुझे लगता है कि अपन हिट करेंगे मार्केट। तो बोले ठीक है, तू सोच, तू बात कर ले और कर। तो लकी ऐसे ही मैंने गूगल पे नंबर टाइप किया तो नंबर मिल गया मुझे भगत ताराचंद वालों का, और मैंने फोन कर दिया उठा के कि यार सर ऐसे ऐसा हमको इंटरेस्ट है, तो बोलो आपको क्या बोलना है। उन्होंने हमको बुला लिया कि आ जाओ नेक्स्ट सैटरडे हम मॉडल पे आ जाएंगे, अपन उधर मीटिंग कर लेते। तो जो मेरा भगत ताराचंद का फ्रेंचाइज का जो मीटिंग था ये विद इन 15 डेज पूरा फाइनलाइज हो गया। 15 दिन में ही पूरा सेट हो गया था कि भगत ताराचंद स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इसमें ये प्रोसेस में बहुत समय लगता है। लेकिन हमारा फर्स्ट मीटिंग में हमारा लगभग फाइनल हो गया कि हम भगत ताराचंद कर रहे हैं और हमने स्टार्ट कर दिया भगत ताराचंद। मतलब आपने पहले वहां पे खाया था और बाद में ये सोच ही लिया था? खाया था, एक बार नहीं बहुत बार खाया था। हाँ, कि ये अगर ये हुआ तो मैं इसमें ही जाऊंगा। वो तो मेरा डिसाइडेड था, अगर होटल इंडस्ट्री में गलती से आया तो भगत ताराचंद से स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में बाकी सोचेंगे क्या करें। और सर का भगत ताराचंद आप कभी अगर नासिक में आते हो या आप नासिक के हो तो एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिए, क्योंकि
बहुत ही बढ़िया खाना। तो आप देखो, मतलब एक बार खाने का एक्सपीरियंस जिसने कर लिया वो बार बार वहीं पे आता है। सो ये तो आप डेफिनेटली कर लेना। तो अब मुझे ये बताइए कि सीए से ये जो ट्रांजिशन हुआ कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, नंबर्स वगैरह ये एक तरफ से, और ये एकदम फूड में आ गया, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको दिखे और वो कैसे ओवरकम किया? फर्स्ट चैलेंज तो हमको यही था कि फूड के रिलेटेड हमको एक्सपीरियंस या नॉलेज जिसको बोलेंगे वो कुछ भी नहीं था। फर्स्ट चैलेंज तो वही था हमको कि उसमें हम कैसे करेंगे। तो हमको जो फ्रेंचाइज वाले थे, मीन्स हमारे जो ओनर से बता रहे थे कि उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया वो चीज़ के बारे में, नो डाउट उसके बारे में। और हमने पहले, मीन्स मेरा तो एक पहले से मानना है कि जैसे बोलते थे ना अपन की स्विमिंग कब आती है, जब आप कूद जाते हो, खुद जब तक पानी में कूदोगे नहीं तो इसलिए फिर हमने सोचा था कि अभी जो भी चैलेंज आएंगे अपन कूद तो जाएंगे, फिर बाद में सोचेंगे क्या होना है क्या नहीं होना है। तो कूदने के बाद में समझ में आया कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, वो चैलेंजेस हम पार करते गए और चलते गए, बस इतना ही। तो ऐसा चैलेंजेस बोलेंगे तो मेन चैलेंज तो यही था कि फूड रिलेटेड है तो इसके अंदर हम कैसे सस्टेन करेंगे, हमारा स्टाफ कैसा रहेगा, किधर रहेगा, हमारी जगह कैसे रहेगी, कितनी लोगों की रहेगी, ये जो थे ये सारे चैलेंजेस के पार्ट थे। क्योंकि लोकेशन से चैलेंज था कि लोकेशन कौन सा सिलेक्ट करना है कि जिधर अपना बिजनेस चले, क्योंकि फूड इंडस्ट्री है, किधर भी डाल के नहीं चलेगा। प्लस किधर कौन सी लोकेलिटी में अपने मीन्स जो अपने फूड ही रहेंगे, यानी जो अपना पसंद करेंगे खाना वो किधर है। तो यहाँ से हमारे को चैलेंज आते ही गए और वो चैलेंज हम क्रॉस करते गए, बस। बाकी ऐसे बहुत ज्यादा कुछ हमको हर्डल लेना पड़ा वो चीज के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली तो हम बड़े कैलकुलेशन में रहते ही है कि कैलकुलेशन तो कर लिया था कि कैसा करना है, क्या करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे इन्वेस्टमेंट वापस बाहर लाना है, ये तो हमने स्टडी कर लिया था। लेकिन सिर्फ ऑपरेशन रिलेटेड जो चैलेंज थे वो चैलेंजेस आते गए, वो हम, क्योंकि स्टाफ का एक बहुत बड़ा मेन चैलेंज तो स्टाफ का रहता है, जो उन्होंने डिवोट एकदम अच्छे से हमको डेडिकेटली पूरा ये किया, हेल्प किया। भगत अर्चन वालों पूरा स्टाफ हमारे पास उनका ही है, मीन्स शेफ टू स्वीपर, ये सारा स्टाफ उनका ही है हमारे पास। क्वालिटी वगैरह सब पूरा प्रॉपर जैसा उन्होंने मेंटेन किया है वैसे ही यहाँ पे आप पूरा मेंटेन कर रहे हैं। मीन्स अगर बात करेंगे रॉ मटेरियल की, जो पनीर रहता है, रबड़ी बनती है, दही बनता है, ये सारा हमारा इन हाउस बनता है, हम बाहर से परचेस नहीं करते। हम रॉ मटेरियल में सिर्फ मिल्क परचेस करते हैं, वही मिल्क को हम पनीर में बनाते हैं, वही मिल्क हमारा दही में लगता है, वही दूध का हम रबड़ी भी बनाते हैं, बाहर से हम कुछ भी परचेस। लेकिन इससे थोड़ा सा कॉस्टिंग बढ़ता होगा ना, जैसे कि आपने कहा कि मुंबई से ही। यस यस, कॉस्टिंग बढ़ता है, लेकिन सर मेन है कि क्वालिटी रहना चाहिए। बिल्कुल, अगर क्वालिटी रहेगा तो ही मेरे पास कस्टमर आएगा। तो हमने पहले ही वही था प्रेफरेंस की क्वालिटी तो किधर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इवन मेरा रॉ मटेरियल सारा मुंबई से ट्रैवल हो गया था, सिर्फ जो ब्रांडेड रॉ मटेरियल है वो हम यहाँ से कर सकते हैं, बाकी सारा रॉ मटेरियल तो से लेते हैं। लेकिन ये बहुत मुश्किल और बहुत ही मतलब कोरली आप छोटी छोटी चीजों को लेकर सोच रहे हैं कि जैसे कोई एक प्रोफेशन में अगर आप पढ़ रहे हो, नए भी प्रोफेशन में आप पढ़ रहे हो, तो उसकी बारीकी सीखने में भले ही समय लगता है, लेकिन वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो कि आशीष सर के पास है। सर अब ये बताइए कि अब आपके दोनों प्रोफेशन पैरेलली चल रहे हैं, कि सीए तो आप पहले से ही है और अभी आप फूड इंडस्ट्री में भी आ गए हैं, तो सीए का जो एक्सपीरियंस है उसका फायदा इसमें फूड इंडस्ट्री में कैसे होता है? वही चीज ना कि हम कॉस्ट जो रहती है कोई भी प्रोडक्ट की हमारी, ये कैलकुलेट इजीली कर लेते हैं फिर हम लोग कि अपने को कितना कॉस्ट गिरेगा, वो अपने को बेनिफिशियल है या वो प्रॉफिटेबल है या नहीं। जो चीज प्रॉफिटेबल नहीं लगी वो हम ऑलरेडी स्टॉप कर देते हैं उसके अंदर, तुरंत कर देते हैं। मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि फूड इंडस्ट्री में वो यूज करते हैं, साल भर देखते हैं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा, फिर बंद करते हैं। लेकिन हमने ये अभी से ही सोचा है कि जो प्रोडक्ट में प्रॉफिट नहीं हो वो प्रोडक्ट तुरंत बंद करा देते हैं। मतलब कोई भी सादा एक प्लेट भी रहा, कोई एक डिश रहा कि जिसके अंदर समझा कि इसका कॉस्टिंग ज्यादा जाना रहा है, वो प्लेट को रुका देते हैं। मतलब कैलकुलेशन हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेशन जिसको बोलते हैं वो प्रॉपर चल रहा है, वो चल रहा है। अब मुझे बताइए कि टेस्ट का जो मेन जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं और अभी तो बढ़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे जैसे लोग आते जाएंगे वैसे वैसे एक बार आया तो वो दूसरी तरफ जाता नहीं है, क्योंकि टेस्ट आपका उतना बेस्ट है। तो ये टेस्ट मेंटेन करने के लिए, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैंने बहुत सारे होटल्स ऐसे देखे हैं कि जो मुंबई में एक है और जब भी वो नासिक में कभी पुणे वगैरह में खुलता है, तो उसमें ना कुछ दिनों के बाद टेस्ट या स्टार्ट से ही टेस्ट में बहुत फर्क आता है। लोग नाम की वजह से तो जाते हैं, लेकिन टेस्ट में बहुत फर्क आता है कि ऐसे लगता है कि यार वो मुंबई का जो मेन ब्रांच था उनका, वहां तो टेस्ट बहुत सही था, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ तो गड़बड़ रहा है। तो ये कैसे मेंटेन करते हैं? सर इसके बारे में बात करूँ ना, तो कोई भी फूड इंडस्ट्री रहो या कैसे भी रहो, इवन आप मुंबई की भी बात करते हो तो 100% कोई कस्टमर को कोई सेटिस्फाई नहीं कर पाता सर, वो तो कभी नहीं कर पाता है। कोई ना कोई कस्टमर कंप्लेंट करता ही है। हो सकता है कि उनका टेस्ट बड्स अलग होगा, या फिर जो उन्होंने उधर खाया हो सकता है उस दिन का उधर का टेस्ट बहुत एक्सक्लूसिव होगा और इधर का उस दिन का खराब होगा, ये भी हो सकता है। मींस वो मेरा इसमें या मौसम, लेकिन फर्स्ट मेरा यही था कि मुझे वो अगर टेस्ट मेंटेन करना है या वो क्वालिटी मेंटेन करना है, तो जैसे मैंने पहले भी बोला कि सारे रॉ मटेरियल्स, सारे जो मेरे स्टाफ, ये उन्हीं के रहते हैं, उन्हीं की तरफ से मैं लाता हूँ और वही चीज मैं बनाता हूँ। इसलिए मेरा टेस्ट में मेंटेन रख रहा हूँ नासिक के अंदर, वही मैं।
कि मेरा शेफ अगर मैं उनको मीन्स मेरा फर्स्ट कंडीशन फ्रेंचाइज का यही था कि मुझे आपका शेफ अगर जो फर्स्ट टाइम आएगा वही शेफ मेरे पास कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मुझे मेरा टेस्ट में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए। और इवन वो भी उन्होंने मुझे उसके लिए बहुत अच्छा कोऑपरेशन किया। उन्होंने बोला सर कोई टेंशन मतलब जो आपको मिला है शेफ वही शेफ आपके पास मिलेगा कंटिन्यूस रहेगा। नहीं, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लोग जो एक्सपीरियंस करते हैं कि यार ये बहुत सही है, यार यहाँ पे तो आना ही चाहिए। और ऐसा होता है कि खाना एक ऐसी चीज है कि जहाँ पे ना इंसान अकेला नहीं जाता है, वहाँ पे वो फैमिली फ्रेंड्स के साथ ही जाता है। तो एक बार फैमिली को अगर पता है कि नहीं यार यहाँ पे गए तो वो एक डाइनिंग एक्सपीरियंस ही अलग है आपका भगत ताराचंद का। कि यहाँ पे भी मैंने देखा कि यार वो एक जो लगता है ना कि एक यूनिकनेस जो होता है कि एक बार यहाँ पे आ गए तो हाँ भाई अब तो अच्छे से खा के ही निकलेंगे यहाँ से। तो जैसे अभी हम बोल रहे हैं, तो वैसे किसी कस्टमर का आपके पास एक्सपीरियंस आया है क्या, या फीडबैक कि यार ये तो बहुत सही है, बहुत मतलब बताने जैसा है? एक हंसेंगे ऐसे ही, एक जनरली हमको फीडबैक्स आते हैं। तो बच्चे हमारे पास में बहुत बार खाना खाने आते हैं ना फैमिली के साथ में, तो निकलते निकलते उनके पेरेंट्स हमको बोल देते हैं कि सर आप इतनी अच्छी चपाती मत खिलाओ। बच्चे हमको बोलते हैं कि मम्मी इधर जाके सीख ले कैसी बनती है, मुझे घर पे ऐसे ही खिलाना है। ये फैक्ट है, मीन्स मुझे नहीं कुछ तो अभी तक 10-15 रिव्यूज यही टाइम क्या है कि बच्चे की मम्मी मेरे पास आती है, बोलते सर इतनी अच्छी चपाती मत खिलाओ। बच्चे बोलते हैं मम्मी इधर सीख ले और घर पे ऐसी चपाती सिलाना। और ये फैक्ट है, मैं हुआ है। हमारी चपाती अगर आप खाओगे ना तो इतनी सॉफ्ट होती है, सच में मेरे घर पे भी वैसी नहीं बनती। मतलब पति को भी लगता होगा कि यार ये काश मेरी वाइफ भी ऐसा खाना बनाए दे। इसलिए मेरे वाइफ को मैंने फुल टाइम जॉब पे रखा है, वो उधर आती है। सर इतना सारा मतलब फीडबैक भी बहुत अच्छे है और मेमोरेबल जैसे हम बोलते हैं कि यार ये क्योंकि ये लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, उसकी वजह से तो वो बोल रहे हैं कि भाई इतना अच्छा खाना है, तो ऑब्वियसली किसी का भी मन होगा। तो अब आप एज अ सीए भी है, एज अ फूड इंडस्ट्रियलिस्ट भी एक संभाल रहे हैं, तो ये जो टाइम है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये आप मेंटेन कैसे करते हो? क्योंकि ये दोनों चीजें भी चल रही है। ऐसा नहीं हुआ कि आपने फूड इंडस्ट्री में कदम रखा तो सीए का जो आपका क्लाइंट बेस है वो आपने थोड़ा सा कि नहीं भाई करते हैं, ऐसा तो नहीं किया, वो भी चल रहा है। यहाँ पे भी आप बारीकी जो बोल रहे हैं कि भगत ताराचंद में वो जो दिखाई रहे हैं, तो ये आप कैसे मैनेज करते हैं? सर सीए के लिए हमने इतना हार्डवर्क किया है, तो सीए छूटेगा नहीं हमारे से कभी, तो वो तो हमको करना ही, वो हमारा फर्स्ट प्रोफेशन है, हमारे ब्लड में भी सीए है, तो कैलकुलेशंस हमारे ब्लड में रहते हैं। तो सीए सर मेरा मींस इवन मेरा पार्टनर भी सीए ही है, तो उन्होंने हमने पहले से डिसाइड किया था कि हम जो शाम का टाइम है वो होटल के लिए रखेंगे, बाकी दिन का पूरा टाइम हमारे प्रोफेशन के लिए रखते हैं। हम दिन भर पूरा सीए के इस ऑफिस में रहते हैं, वही काम करते हैं, हमारा जो काम रेगुलर चलता आ रहा है, सिर्फ इवनिंग में हम उधर टाइम देते हैं। बाकी दिन भर में तो फोन पे होता है कि सर ये सोशल मीडिया और फोन के कारण इतना ईजी हो गया है ना लाइफ अभी, कि सारी चीजें होटल की सारी चीजें मेरे को सिस्टम पे आ जाती है। मतलब कौन से टेबल पे क्या ऑर्डर गया ये दोपहर में मैं ऑफिस में बैठ के देख सकता हूँ। सही तो ये चीज के कारण फिर मुझे इजी हो गया कि मैं ऑफिस में बैठ के मेरा होटल पे हैंडल कर रहा हूँ, इवन मेरा ऑफिस का काम भी चल रहा है, उधर भी कुछ मेरा हैम्पर हुआ या फिर कुछ वो काम मैंने छोड़ दिया, ऐसा भी कुछ नहीं, वो भी काम मेरा साथ में चल रहा है और होटल का दोनों चल रहा है। तो उधर कुछ मेरा डिस्टर्बेंस नहीं हुआ सर। एग्जिस्टिंग प्रोफेशन में मेरे जीरो डिस्टर्बेंस, कुछ भी डिस्टर्बेंस, क्योंकि ये मैं बोला कि जो फोन से, ये फोन के अंदर अभी इतने फीचर्स और इतने सॉफ्टवेयर आ गए ना कि मैं बैठ के देखता हूँ कि कौन से कस्टमर को कितने देर में खाना पहुंचा है, कितना क्या ऑर्डर दिया है, तो ये सारा हम ऑफिस में बैठ के देख सकते हो। चाहे फिर मेरा पार्टनर देख लिया, मैं देख लिया, हम दोनों वो ट्रैक पे रहते हैं कि वो देखते रहेंगे थोड़ी देर में कि जो हो रहा है वो बराबर चल रहा है या नहीं। और इवनिंग में तो हम खुद बैठते तो हम खुद देख ही लेते हैं क्या चल रहा है। सर इसमें एक बहुत बड़ी बात है कि आपने टाइम तो मैनेज कर लिया, मतलब ये जो दोनों बिजनेस मैनेज कर लिया, लेकिन इसका मतलब कंटिन्यूअसली हेक्टिक थोड़ा सा शेड्यूल रहता है, तो वो करते करते आप हेल्थ पे कैसे, मतलब हेल्थ आपका जो कैसे मैनेज, क्योंकि हेक्टिक तो है सुबह का टाइम सर हमारा जनरली हेल्थ के लिए रहता है मेरा। मैं सुबह 7:30 to 9:30 2 घंटा में एक क्लब में जाता हूँ, वो क्लब मेरा छुटता नहीं है कभी, वो उधर में जाता ही हूँ। मेरा हेल्थ के लिए रिलेटेड भी मीन्स मैं उसके सारी चीज बैलेंस रख रहा हूँ अभी। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं सारी चीजें बैलेंस रख पा रहा हूँ। वो एक ऑफकोर्स कि भगत ताराचंद ने जो कोऑपरेशन दिया मुझे, मेरा स्टाफ और ये सब देखे, उसके लिए थोड़ा सा मेरा थोड़ा टेंशन जिसको बोलते हैं हम लोग, वो कम हो गया, तो इसलिए सारा बैलेंस कर पा रहे हैं हम लोग। तो हेल्थ के लिए भी हम उतना ही टाइम दे रहे हैं, हमारे प्रोफेशन के लिए भी उतना टाइम दे रहे हैं, और नए बिजनेस जो है उसके लिए भी हम प्रॉपर टाइम दे रहे हैं। इसमें सिर्फ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फैमिली टाइमिंग के लिए। लेकिन सर मैं तो सबको यंगस्टर्स को यही बोलता हूँ कि जब तक एज है, जब तक भागना है ना तो भाग लो, बाद में आपको फैमिली के टाइम में टाइम देना ही है, नहीं देना है। बहुत बोलते हैं कि नहीं सर अपने यंग में भी फैमिली को टाइम देना चाहिए, तो है ना, संडेज है मेरे पास में, सैटरडेज है, उनके फैमिली के लिए टाइम है, लेकिन वीक में आप रह सकते हो, काम कर सकते हो। ये बहुत सही बात बोली और यंगस्टर की बात निकली है, तो
अब हम आपसे ये चाहेंगे कि जो हमें देख रहे हैं, जो पॉडकास्ट हमारा देख रहे हैं, तो उसमें बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स है या कुछ ऐसे आपके एज के, हमारे एज के लोग हैं, कुछ फीमेल्स है, तो जो अपना जो एक पैशन होता है उसको फॉलो करने के लिए, जैसे कि आपने सीए का तो किया है, वो भी आपको था, और बाद में जब आपको लगा कि नहीं यार ये करना चाहिए मैंने और फूड इंडस्ट्री में आना चाहिए, और आप आए और एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ आए और बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, तो जो यंगस्टर्स है जो ये करना चाहते हैं कि एक अलग जो पैशन है उसको प्रोफेशन में चेंज करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? सो फर्स्ट थिंग आपने जो बोला कि पैशन जो रहता है ना, कि पैशन कभी किसी ने छोड़ना नहीं चाहिए। अगर जो भी पैशन है ना उसको फुल्ली अचीव करना चाहिए। और मीन्स मैं जैसे फॉलो करता हूँ वो बारे में बोलूंगा कि मैं कभी भी मेरा मीन्स मैंने जो आइडल जिसको भी माना है ना, जी जी, वो आइडल को मैं पूरे उनके शूज में उतर जाता हूँ कि उनके जैसे ही अपने को रहना है, उनके जैसे बिहेव करना है। ये चीज अगर रहेगी ना, और लेकिन वो आइडल कुछ तो भी उसने उसका खुद का बनाना चाहिए, उसका खुद का बिजनेस चाहिए, या उसने कुछ वो करना चाहिए प्रोफेशन में या फिर बिजनेस में, उनका उतना नाम चाहिए, उनके शूज में उतर के वो काम दिखना चाहिए अपने, और वैसे लाइफस्टाइल अपनी जीनी चाहिए। अगर वो लाइफस्टाइल आप जीना चालू करोगे ना, तो आप बराबर वो आइडल के पीछे पीछे आप अपने आप चले जाओगे। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपके पास हार्डवर्क रहना चाहिए और सिंसियरिटी रहना चाहिए। इसके अलावा आपको कुछ भी जरूरत नहीं। हार्डवर्क रहा, सिंसियरिटी रहे, तो आप किधर भी पहुंच सकते हो। भले वो प्रोफेशन फिर वो आपका पैशन हो या फिर आपको कुछ अलग, जैसे कि सीए सर का पहले से पैशन नहीं था, मतलब उनको करना था, लेकिन वो उसमें धीरे धीरे जैसे गए, अब वो यहाँ तक आ गए हैं, और अब वहां उन्होंने एक नई इनिंग शुरू की है, तो पहली इनिंग बंद नहीं की है, दोनों इनिंग्स एक साथ में चालू है और वो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। सर अब जाते जाते मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि आपने सीए कंप्लीट किया, फिर भगत ताराचंद में आए, मतलब एक फूड इंडस्ट्री में आए आप, तो अब भगत ताराचंद को लेकर या फिर और कोई नए गोल्स है आपके पास, या फिर आप जो करना चाहते हैं, या एक फ्यूचर प्लानिंग जिसे हम बोलते हैं कि हाँ मैंने ये तो कर लिया, तो अब मुझे यहाँ तक जाना है, तो ऐसे कोई प्लान्स आपके? सर भगत ताराचंद हमने हमारे एक कंपनी के अंदर लाया है फ्रेंचाइजी। हमारे इसका कंपनी का नाम है सोलफुल क्विजिन्स प्राइवेट लिमिटेड। तो सोलफुल का मीनिंग होता है भावपूर्ण, बराबर ना? तो भावपूर्ण से भावपूर्ण खाना खिलाना चाहिए ऐसा जी। और ये चीज हमने जब कंपनी फॉर्म की तब हमने डिसाइड किया है कि इंडिया के जो भी ब्रांडेड फूड इंडस्ट्रीज में, फूड इंडस्ट्री में जो भी ब्रांडेड आउटलेट्स हैं वो हम नासिक में लाना चाहते हैं। क्या बात है! तो ये हब ऑफ ब्रांड जिसको बोलते हैं ना, एक ऐसा हमको लाना है कि सारी चीजों के ब्रांड सिर्फ नासिक में आएंगे। हम प्रॉफिटेबिलिटी के लिए एक्चुअली ये कर नहीं रहे, सिर्फ पैशन के लिए कर रहे हैं। क्या बात! इनफैक्ट बिजनेस जनरली प्रॉफिट के लिए करते हैं लोग, हम वो निकालेंगे उसमें से, नहीं निकालेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन हमको बहुत ज्यादा यूज प्रॉफिट चाहिए, मार्जिन चाहिए, हमको बहुत बड़ा बनना ऐसा नहीं है। हमको सिर्फ इतना है कि नासिक के लिए एक हर एक चीज का ब्रांड अवेलेबल हो नासिक में, वो चीज लानी चाहिए जी, वो चीज लाने की हमारा सपना है। हमारे दोनों पार्टनर्स का हमारा डिसाइडेड यही है कि हब ऑफ ब्रांड्स। क्या बात है! ये हमारा प्लान है। ये तो बहुत, मतलब जिसे बोलते हैं कि लोग तो ऐसे टूट पड़ेंगे, क्योंकि कैसा है कि हर कोई चाहता है कि यार अब जो चीज नासिक में मिल रही है तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे एंजॉय करेंगे लोग। और अभी ऐसा है कि पूरी फैमिली के साथ लोग ये करते हैं। तो सर मुझे एक पर्सनल सवाल पूछना था, आपको कोई बोलता ही नहीं होगा ना कि चलो पार्टी दे दो करके? क्योंकि मेरे पास आंसर है। आ जाओ बेटा। सर बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ बात करके। बस जाते जाते मैं इतना पूछना चाहूंगा कि ये जो किया आपने, कि दोनों चीजें सीए और फूड इंडस्ट्री, तो एक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? मतलब इससे क्या नई चीजें सीखी आपने कि हाँ कि ये मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये मैंने इसमें से अडॉप्ट किया है, या फिर एक लर्निंग प्रोसेस जिसे बोलते हैं कि जैसे हम लोग ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे, तो आपने भी बोला था कि ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस रहता है सीखने का, तो ये कैसे ये रहता है? सर लर्निंग बोलेंगे ना, तो सीए में एक्चुअली जनरली हम पब्लिक लोगों को या फिर हमारे क्लाइंट्स को बोलते हैं जी, और होटल इंडस्ट्री में आने के बाद देखा कि अपने को सिर्फ सुनना पड़ता है। हर एक कस्टमर आके कुछ ना कुछ सिखा के जाता है कि सर ऐसा हो गया, ये खराब आया, वो खराब आया, ये अच्छा है, वो अच्छा है। तो ये सुनने की आदत होती है। सीए में मुझे आदत नहीं है सर। सीए में मेरा क्लाइंट आके कोई मेरे पे चिल्लाएगा नहीं, वो आपको बोलेंगे, वो आपको रिक्वेस्ट करेगा सर ये करके दो मेरा काम, या फिर आप ही बोलेंगे अरे ये लाओ वो लाओ, जैसे कि एग्जैक्टली। और ये फूड इंडस्ट्री में बैठता हूँ ना, जब मैं काउंटर पे बैठता हूँ तो बहुत कस्टमर ऐसे भी आते हैं जो नाराज, जैसे मैंने बोला कि 100% तो मैं सेटिस्फाई नहीं कर सकता, तो कस्टमर आके बोलता है कि सर कितना गंदा था ये खाना, सुन लेना पड़ता है। तो इसका पेशेंस रखना पड़ेगा। भले ही सर वो चीज वही चीज किसी और कोई और कस्टमर आके मेरे को बोलता है कि सर बहुत अच्छा बना। अब देखो खाना तो वही है, इसलिए मैं बोला कि सर 100% कस्टमर को कभी कोई चीज में सेटिस्फाई नहीं हो सकते। तो एक चीज इसमें मैंने एक लर्निंग अच्छी की कि सर सुनने की आदत और पेशेंस अपने में, गुस्सा नहीं होना चाहिए। क्या बात
और ये इंडस्ट्री में ऐसे ही है कि अगर अपन गुस्सा हो गए तो कस्टमर नाराज होंगे, तो हमको जो बोलते हैं कस्टमर सुन लेना पड़ता है। तो वो एक लर्निंग बहुत अच्छा मिला हमको कि सुनने की आदत डाल दिया। ये बात है बहुत छोटी, लेकिन इसका इम्पैक्ट क्या, मतलब मैं समझ रहा हूँ आपके साथ में यहाँ पे बैठ के कि इतनी सी बात है, लेकिन उसका दोनों प्रोफेशन में मायने अलग है उसके, लेकिन उसका इम्पैक्ट कितना पड़ता है और वो आपने बहुत मतलब पड़ता है। अडॉप्ट किया है वो। Yes, yes, बहुत पड़ता है। बहुत बढ़िया चीज है ये। तो चलिए सर, हम बहुत खुश हुए कि आप हमारे वॉइस ऑफ पैशन में आए, जो चलता है वॉइस विस्टा पॉडकास्ट वेंचर बाय पूजा प्रसून में। और मैं सभी दर्शकों से विनती करना चाहूंगा कि जिन्होंने भी सर का एपिसोड देखा है, हमारा एपिसोड देखा है वॉइस ऑफ पैशन का, तो एक बार डेफिनेटली भगत ताराचंद को विजिट कीजिए। और हमें यहाँ पे देखने के लिए या सुनने के लिए आप आ सकते हैं voicevista.in पर। तो चलिए, आज के लिए इतना ही काफी है। मैं राहुल ढोले आपसे इजाजत लेता हूँ। बहुत जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, नए सजेशंस के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इनटू द वॉइस विस्टा पॉडकास्ट। आप और भी इंटरेस्टिंग शो सुन सकते हैं thevoicevista.in पर। ये शो कॉन्सेप्चुअलाइज किया है पूजा प्रसून ने, प्रोड्यूस किया है द वॉइस विस्टा ने। गेस्ट कोऑर्डिनेशन में हमारे साथ रही सुनीता जी चौहान। डिजाइन किया है टीम क्रिएटर्स डेन ने। साथ ही एडिटिंग और प्रोडक्शन के लिए धन्यवाद टीम लर्निंग बी को। प्रोमो वॉइस दिया है राहुल ढोले ने। लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।